टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जहाँ पे हम आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एफडीआई फाइलिंग्स जो होती हैं, मेजॉरिटी वाली एफडीआई फाइलिंग्स जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वो है एफसीजीपीआर और एफसीटीआरएस। ठीक है, इन सब की वीडियो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन करके आपको बताया हुआ है कि इस सब में करना क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। आज मैं आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ विद डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, और स्क्रीन में दिखाते हुए कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एफसीजीपीआर के बारे में, उसको फाइलिंग कैसे करेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और स्टेप्स क्या क्या होते हैं। और इसके बाद मैं एक और वीडियो निकालूंगा जिसमें एफसीटीआरएस के बारे में बताऊँगा। तो ये पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन होने वाली है, तो लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले दोनों फॉर्म करने के लिए आपको एक यूज़र बनाना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट लाइकली अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपके पास यूज़र आईडी नहीं होगा, लेकिन अगर आपने एफसीजीपीआर भरा हुआ है पहले और एफसीटीआरएस के लिए कर रहे हैं तो आपके पास यूज़र आईडी ऑलरेडी होगा। तो बस आपको उस पर लॉगिन करके बिजनेस यूज़र लॉगिन करके एफसीटीआरएस फाइल करना है। तो आप सीधा वहाँ पे स्किप कर लेना। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो, मतलब पहली बार आरबीआई की फाइलिंग्स कर रहे हो, तो आपको इस प्रोसेस से जाना होगा। यह है आरबीआई की साइट, आरबीआई फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे ही जाके सबसे पहले होगा एंटिटी यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एंटिटी यूज़र, ये क्रिएट करना पड़ेगा। ये सब करने से पहले आप नीचे यूज़र मैनुअल है उसको पढ़ सकते हैं, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वैसे यूज़र मैनुअल पढ़ने से ज़्यादा मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फिर भी न्यू एंटिटी यूज़र करना पड़ेगा सबसे पहले क्रिएट। ठीक है, क्योंकि आपको बिज़नेस यूज़र बनाना है, तो बिज़नेस यूज़र में आपकी फाइलिंग होती है। ठीक है, लेकिन बिज़नेस यूज़र बनाने के लिए पहले आपको अपना एंटिटी रजिस्टर करना पड़ेगा फर्म्स पोर्टल पे। तो ये मैं आपको लिंक्स बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले अपने को एक ऑथराइज पर्सन चूज़ करना पड़ेगा अपने कंपनी या एलएलपी का, जो हमारी आरबीआई फाइलिंग्स के लिए रहेगा। ठीक है, इसमें एक डॉक्यूमेंट जाता है अथॉरिटी लेटर का। ठीक है, इसका फॉर्मेट आपको आरबीआई फॉर्म से भी मिल जाएगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स का मैं फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, ये अथॉरिटी लेटर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है अथॉरिटी लेटर। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या डालना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी हमारा ऑथराइज पर्सन है उसका। यूज़र नेम, जो आपको यूज़र नेम रखना अपनी कंपनी के नाम से रख दीजिएगा। हम ज़्यादातर रखते हैं कि कंपनी का नाम और बाद में ईयू एंटिटी यूज़र के लिए और बीयू बिजनेस यूज़र के लिए। ईमेल, अपने ऑथराइज पर्सन का ईमेल, या आप अपनी कंपनी का ईमेल डाल सकते हैं, जो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है उस पर। पैन नंबर ऑफ ऑथराइज पर्सन, मोबाइल नंबर ऑफ ऑथराइज पर्सन, एंटिटी का नाम। ठीक है, उसके बाद फिर कंपनी है, एलएलपी है, स्टार्टअप है, वो आप उस पर चूज़ करके अपना कंपनी एलएलपी आई सीआई नंबर जो भी होता है, मास्टर डेटा से मिल जाएगा कोई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चूज़ करना होता है रीजनल ऑफिस नेम। रीजनल ऑफिस मतलब आपका जो ऑफिस है वो यहाँ में कौन सी सिटी में है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी सिटी मिल जाए, तो आप अपनी नियर बाय सिटी ले सकते हैं। ठीक है, कि दिल्ली में है तो दिल्ली का तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब आपका कर्नाटका में है या बेंगलोर चूज़ कर लीजिएगा, अगर आपका केरला में है कोची चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आपको अपनी सिटी मिल जाए, आप बस यहाँ पे नियर बाय चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर्ड एड्रेस, ये आपका कंपनी का एड्रेस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अथॉरिटी लेटर जाएगा। ये होता है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, जिसमें हम लोग को बताना होता है कि ये लेटर हेड पे आना चाहिए कंपनी के। ठीक है, यहाँ पे चूज़ करेंगे कि हम किसको ये भेज रहे हैं, तो वो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट का चीफ जनरल मैनेजर। ये चीज़ ध्यान से डालिएगा। ठीक है, जो भी आपका जहाँ पे आप लोकेट कर रहे हैं, आपकी कंपनी जो है, रजिस्टर्ड एड्रेस है कंपनी का, वहाँ के एफडीआई का एड्रेस आना चाहिए यहाँ पे। ये जो है, इसके वजह से भी लोगों का रिजेक्शन आ जाता है कि जो फॉर्मेट डाउनलोड करते हैं हम पोर्टल से, तो वहाँ पे यहाँ पे दिल्ली लिखा रहता है, तो जिसकी वजह से लोग सिर्फ दिल्ली डाल के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो नहीं करना, यहाँ पे चेंज करना है इस एड्रेस को। यहाँ पे एड्रेस चेंज करके जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है उसके पास वाला एफडीआई ढूंढना है। आप एफडीआई ढूंढने के लिए नॉर्मल गूगल पे जाके ढूंढ सकते हैं कि मेरे यहाँ पे आरबीआई का कौन सा डिपार्टमेंट है। मैं दिखाता हूँ आपको ढूंढ के। फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली करा है। ये रीजनल ऑफिस खुल गए यहाँ पे, ये सारे रीजनल ऑफिस खुल गए यहाँ पे। अब मेरे को दिल्ली चूज़ करना है, दिल्ली चूज़, वहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ता है, दिल्ली चूज़ करना है। दिल्ली मैंने चूज़ किया, ये रहा मेरा एड्रेस। अब ऐसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना जो भी नियर बाय है वहाँ का एफडीआई का एड्रेस ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखने वाली थी।
फिर उसके बाद नॉर्मल ये सब फॉर्मेट होता है, इसमें बस आपको भरना है ऑथराइज पर्सन कौन है, उसका पैन क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का सिन क्या है, नॉर्मल फॉर्मेट है, बस भरना है, इसको करना है। एक डायरेक्टर आपका ऑथराइज रहेगा, अगर 2 डायरेक्टर तो एक ऑथराइज कर देना और एक नॉर्मल जो साइनिंग के लिए, ये दोनों अलग अलग होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। एक बंदा उनको ऑथराइज कर रहा है कंपनी की तरफ से, ठीक है। ये हो गया लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। अब एक केस क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं, जो इनिशियली स्टार्ट तो हुई थी विदाउट फॉरेन शेयर होल्डर्स के, ठीक है, लेकिन फिर बाद में उनके पास ट्रांसफर्स आने लग गए शेयर होल्डर्स से, ठीक है, मतलब FCTRS भरने का काम आ जाता है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है कि जो RBI का फॉर्म पोर्टल है ना, ये 2018 के बाद बना है, ठीक है, सितंबर 2018 के बाद बना है। तो सितंबर 2018 से पहले जो भी कंपनियां थी जो इनकॉर्पोरेट हुई है सितंबर 2018 से पहले, उनको एक क्लैरिफिकेशन लेटर भी डालना पड़ता है कि हमने सितंबर 2018 जब हमारे को कन्वर्जन का टाइम था, जब कन्वर्जन के लिए उस टाइम पे बोला गया था कि जितनी भी कंपनियां हैं उनको कन्वर्ट करके अपना RBI पोर्टल पे एक ID क्रिएट करनी है, ठीक है, लेकिन लोगों को पता नहीं था तो क्रिएट करी नहीं किसी ने। तो एक क्लैरिफिकेशन लेटर डालना होता है कि हमने क्यों नहीं क्रिएट किया। तो ये भी बस सेम फॉर्मेट है, हेडिंग्स वगैरह ये, और इसका फॉर्मेट हमने खुद बनाया है, ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये अब हमने खुद बनाया है। तो हम नॉर्मली बस ये एक लेटर दे देंगे उनको कि हम क्यों रजिस्टर नहीं कर पाए, तो आप ये फर्स्ट हैंड दे ही दीजिएगा अगर आपकी कंपनी 2018 से पहले की इनकॉर्पोरेटेड है तो, ठीक है, लेटर हेड पे। तो ये 2 चीज़ डालनी होती है एंटिटी यूज़र के टाइम पे, ठीक है, और ये डाल करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। अभी सबमिट करते ही एक बार में सबमिट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपके पास जब अगर अप्रूवल होगा तो आपके पास मेल आएगा उसी मेल ID पे जो आपने वहाँ पे डाली थी, ठीक है, और अगर रिजेक्शन होगा तो उसी पे आएगा, उसमें बता देंगे कि क्या क्यों किस वजह से आपको रिजेक्ट करा गया है, आपको क्या चीज़ अमेंड करनी है। दोबारा आपको वही चीज़ अमेंड करके दोबारा सब कुछ भरना पड़ेगा। अब यूज़र नेम आप जो भर चुके हैं एक बार, वो दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तब अगर EU भरा था अपने कंपनी का नाम तो EU01 करना पड़ेगा, ठीक है, वो एक बार यूज़ हो चुका है, ठीक है, आप दोबारा इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी अमेंडमेंट है उसको करके। इसके बाद अगर आपका अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपके पास आएगा एक एंटिटी यूज़र का मेल, ठीक है, जिसमें लिखा रहेगा एक नो रिप्लाई फ्रॉम RBI करके एक मेल होता है, ठीक है, वहाँ से मेल आता है कि आपका ये एंटिटी यूज़र ID है और ये पासवर्ड है। तो वो 1 टाइम पासवर्ड रहता है, तो यूज़र ID यहाँ पे डालना है, 1 टाइम पासवर्ड यहाँ पे डालना है। फिर वो 1 टाइम पासवर्ड डालने के बाद एक पॉपअप आएगा जिसके अंदर लिखा रहेगा कि ये 1 टाइम पासवर्ड था, आप इसको चेंज करके पासवर्ड नया डालिए। तो वहाँ पे पासवर्ड नया डाल के वो एक पासवर्ड यूज़र ID और पासवर्ड आपका बन जाएगा एंटिटी यूज़र का, ठीक है। अब जो वो बनने के बाद उसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अब जब आपका यूज़र ID क्रिएट हो चुका है एंटिटी यूज़र का, तो क्या करना है, देखो जैसे कि कॉइनवर्क्स में ये 01 आया है, तो ये इसलिए आया था क्योंकि हमारा भी एक बार रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो अब इसमें डालना है अपना यूज़र ID पासवर्ड जो भी आपका था वो डाल के एंटिटी यूज़र करना है, ठीक है। अभी अपन लॉगिन, तो क्योंकि मैंने तो पहले कर रखा है वाला एंटिटी यूज़र, तो इसमें आपको सारी चीज़ें प्रीफिल्ड मिलेंगी, लेकिन फिर मैं आपको बताने के लिए लॉगिन करके बताता हूँ। ये आपने एंटिटी यूज़र पे लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपनी एंटिटी रजिस्टर करनी पड़ेगी, ठीक है। मास्टर सेटअप में जाएंगे, एंटिटी मास्टर में जाएंगे, एंटिटी मास्टर में यहाँ पे जैसे मेरी कंपनी लिखी आ रही है, आपकी कंपनी लिखी नहीं आएगी, आपको एक क्रिएट करनी पड़ेगी, न्यू का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, वो क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इसको व्यू करता हूँ, ये सब चीज़ें आपको भरनी होंगी, ठीक है। आपकी एंटिटी टाइप क्या है, ठीक है, आपका सेन नंबर, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें भरनी होंगी आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर इफ अलॉटेड बाय RBI, ये उस केस में ज़रूरत है जब आपने FDI पहले कभी करा हुआ है और वो ऑनलाइन नहीं था, समझ रहे हो, मतलब 2018 से पहले की बात है जब एक्सेल पे सारा काम होता था। तब अगर उस टाइम पे आपको अलॉटेड थे नंबर तो यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। क्या आप इन्वेस्टिगेशन में ID के, तो येस नो उस हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पेज पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा पूरा, मोबाइल नंबर जाएगा कंपनी का, ईमेल ID जाएगा कंपनी का, ठीक है। लिस्टेड है अनलिस्टेड है उस हिसाब से। NIC कोड थोड़ा ध्यान से चूज़ करिएगा, ठीक है। आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है कंपनी का, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर जैसे आपका 3-4 ऑब्जेक्ट्स हैं कंपनी के, लेकिन आपका जो मेन प्रायोरिटी वाला ऑब्जेक्ट है वो डालना है यहाँ पे, चूज़ करना है, ठीक है। और जिसकी और FDIs भी जिसकी वजह से आते हैं तो उसकी वजह से वही वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करना होता है, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट। अब ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड क्या होता है, ये उन केस में ज़रूरी है जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग का केस होता है, ठीक है। सर्विसेज के केस में इसको छोड़ दीजिए, ज़रूरत नहीं है इसको चूज़ करने की। मैन्युफैक्चरिंग के केस में ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना होता है कि मेरा जो जहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ वो ग्रीन फील्ड इलाका है या ब्राउन फील्ड इलाका है, ठीक है। या आप गूगल पे जाके पता कर सकते हैं कि आपका इलाका कौन सा वाला है, ठीक है, जहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये हो गया, ये सेकेंड पेज हो गया पूरा। फिर आते हैं थर्ड पेज पे। थर्ड पेज थोड़ा ध्यान से भरने वाली चीज़ है।
इसमें 2-3 केसेस हैं। पहला केस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक नई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, आपके पास एक फ़ॉरेन या आप फ़ॉरेन सब्सिडरी हैं, तो आपके पास फ़ॉरेन होल्डिंग्स हैं आपकी कंपनी में, जिसके लिए पैसा बाहर से आ रहा है, जिसके लिए आप FCGPR फाइल कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, तो अगर मैं आज 2023 चल रहा है, 2018 के बाद आप न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, तो उस केस में क्या करना है, आपको सिर्फ एक पेड अप कैपिटल यहाँ पर डालना है, ठीक है। फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस। फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस का मतलब क्या होता है? फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस का मतलब अगर आपके पास कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा कुछ है, तो अगर जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो डाइल्यूशन तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपका पेड अप कैपिटल क्या होगा, मतलब फ्यूचर में अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपका पेड अप कैपिटल क्या होगा, उसे फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल इक्विटी शेयर है, कोई दिक्कत नहीं, आप जितना इक्विटी शेयर उतना डाल दीजिए। कन्वर्जन वाले शेयर्स हैं, डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनटू इक्विटी शेयर्स, समझ रहे हो? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इंटू इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इंटू इक्विटी शेयर, उसके केसेस में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। एज ऑन डेट मतलब जिस दिन आप ये एंटिटी यूज़र क्रिएट कर रहे हैं उसकी डेट आ जाएगी, अपने आप ही ले लेगा वो, ठीक है। 1 लाख ये हो जाएगा, मतलब ये तो इसके केस में 1 लाख था, तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में मैं अभी फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, फॉरेन से पैसा आ रहा है, FCGPR फाइल करने वाले हैं अब पहली बार। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ज़ीरो छोड़ देना है, नीचे भी कुछ नहीं करना, ज़ीरो छोड़ देना है। मतलब मैं सबका समझा देता हूँ, मैं दूसरे केसेस में समझा दूँगा सबका मतलब, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ज़ीरो छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर भी 2 केस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही यहाँ पे डाल देते हैं कि हमारी कितनी शेयर होल्डिंग्स हैं, वो फॉरेन के पास कितनी शेयर होल्डिंग्स है हमारी, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो होती हैं यहाँ पे कि अदर देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब FPI की जगह जिस 50% से 10% से ज़्यादा हमारे पास होल्डिंग्स आ रही हैं, तो वैल्यूज़ में डाल देंगे हम, ठीक है। तो फॉर्म में एक जब हम FCGPR फाइल करते हैं ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन पूछता है कि क्या आप ये चीज़ें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं अपने एंटिटी यूज़र में, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं अभी के लिए वो पार्ट छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं आगे जाके आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। FCGPR फॉर्म के अंदर ही इसी वीडियो में बताता हूँ आगे जाके। तो फिलहाल के लिए अभी इसको ज़ीरो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। ये बेस्ट वे है, मैं आपको बेस्ट वे बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी अभी उसी केस की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट केस की, ठीक है। तो ये भी ज़ीरो छोड़ दीजिए, मतलब नील यहाँ पे डिक्लेयर करके सबमिट, ठीक है। यहाँ पे एक और बात, आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे यहाँ पे देखने में, या आप सब चीज़ें एक बार में इकट्ठी करके एक बार में रख लीजिएगा और सारी चीज़ें भर दीजिएगा, ठीक है। इसमें अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भी क्या नाम है 10 मिनट भी ज़्यादा लग गया तो बंद होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर आपको दोबारा पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, और यहाँ पे सेव एज अ ड्राफ्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, या तो सबमिट होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। सबमिट हो जाएगा तो फिर वापस नहीं पूछेगा आपसे, एक बार में सबमिट हो जाएगा, कंफर्मेशन के लिए भी नहीं पूछता, यस सबमिट कर दिया मतलब हो गया, गलती से भी क्लिक नहीं करना है यहाँ पे, पहले ध्यान से सब कुछ चेक कर लेना उसके बाद करना, ठीक है। पहला केस हो गया ख़त्म। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मेरी कंपनी पहले से इनकॉर्पोरेटेड है 2018 से पहले से ही, ठीक है, लेकिन उसके अंदर फॉरेन शेयर होल्डिंग आज तक नहीं आई, ठीक है। फॉरेन शेयर होल्डिंग आज तक नहीं है, आज पहली बार फॉरेन शेयर होल्डिंग आ रही है, तो हम FCGPR फाइल करने FCTRS फाइल करने जा रहे हैं, क्योंकि GPR जो होता है वो सब्सक्रिप्शन के लिए होता है, ठीक है। पहली बार हम इशू कर रहे हैं शेयर्स, और TRS जो होता है वो ट्रांसफ़र के लिए होता है, कि मेरे पास शेयर्स तो इंडियन एंटिटी के पास थे या इंडियन पर्सन के पास थे, वो अब रेजिडेंट के पास जा रहे हैं, या रेजिडेंट पर्सन इंडियन पर्सन को दे रहा है, ठीक है। उस केस में ज़रूरी होता है FCTRS। तो ऐसी कंपनी जो 2018 से पहले की इनकॉर्पोरेटेड थी, लेकिन उसके अंदर फॉरेन शेयर होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं थी, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे FCTRS फाइल करेंगे। उस केस में भी सेम चीज़ करनी है जैसे यहाँ पे करी है, ठीक है। यहाँ पे 0 नील सबमिट, ठीक है। तो 2 केस कर चुके हैं अभी तक, यहाँ पे जो भी पेड कैपिटल ऑफ कंपनी की वो, ठीक है, 2 केस कर चुके हैं। पहला केस था जिसके अंदर कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है और फॉरेन शेयर होल्डिंग्स हैं, उस केस में क्या करना है, जिसके अंदर दूसरी कंपनी 2018 से पहले इनकॉर्पोरेटेड थी, लेकिन फॉरेन शेयर होल्डिंग अभी आई है, उसमें क्या करना है। तीसरा केस, कंपनी 2018 से पहले इनकॉर्पोरेटेड थी और फॉरेन शेयर होल्डिंग्स भी थी उसके अंदर, ठीक है। उस केस में क्या करना होगा कि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होंगी जिसमें ऑलरेडी फॉरेन शेयर होल्डिंग्स होगी, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे एक्सेल में फाइल करा था, अब तो उनको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ जो पुराने CS होंगे उनको ये बात पता होगी कि उस टाइम पे कैसे फाइल होता था, ठीक है। अब वैसे फाइल नहीं होता, तो उनको ये दिखाना पड़ेगा कि उनके पास फॉरेन शेयर होल्डिंग्स कितनी है, ठीक है। यहाँ पे उनको शो करना होता है। तो शो कैसे होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे FPIs में तभी आपको चूज़ करना है, ठीक है, जब आपका इन्वेस्टमेंट 10% से कम हो, ठीक है। यहाँ पे
ये जो इन्वेस्टर टाइप जो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस में तो पूरा डालना है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपका इक्विटी शेयर है पूरा डालना है यहाँ पे आपको, तो उसमें दोबारा नहीं सोचना। यहाँ पे आपको तब चूज़ करना है जब आपकी जो शेयर होल्डिंग्स है वो 10% से कम हो, ठीक है। यहाँ पे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडियन शेयर होल्डर्स की वैल्यू यहाँ नहीं डालनी, यहाँ सिर्फ उनकी वैल्यू डालनी है जो फॉरेन शेयर होल्डर्स हैं हमारे पास, भले ही वो NRI क्यों ना हो, भले ही वो फॉरेन सब्सिडरीज़ के लिए फॉरेन एंटिटीज़ क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उनकी डिटेल आएगी। इसका अच्छे से एग्जांपल देने के लिए मैं आपको दूसरी कंपनी दिखाता हूँ जिसके अंदर ये सब चीज़ हुई है। चलो मैं आपको फिर दूसरी चीज़ दिखाता हूँ कि जहाँ पे मैंने आपको समझाया ना थर्ड केस वाला, उसका एग्जांपल देता हूँ। ये हमारी थर्ड केस वाली कंपनी थी, यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें बाकी सारी सेम थी, ठीक है। पर्टिकुलर्स भी सारा सेम डाला, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं था इसके अंदर भी, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में अब यहाँ पे देखना कि पेड अप कैपिटल तो इसका वैसा दिखाया था, यहाँ देखिए चीज़ें चेंज हुई हैं। यहाँ पे ये थी 90%, 98% इसकी होल्डिंग थी उनके पास, क्या नाम है, फॉरेन सब्सिडीज़ के पास। तो यहाँ पे हमको वो चीज़ डालनी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अदर देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ना तो इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ना तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे वो वैल्यू जाएगी जैसे इसके केस में एप्लीकेबल था। आपके केस में जैसे एप्लीकेबल हो उस हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फॉरेन सब्सिडीज़ की जाएंगी। अगर NRI आपके पास है, NRI ने आपके पास शेयर होल्ड कर रखे हैं, और फॉर इंस्टेंस एक केस लगा लीजिए कि NRI के पास शेयर्स हैं अभी और वो ट्रांसफ़र कर रहा है फॉरेन शेयर होल्डिंग्स को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपने को दिखाना है कि NRI के पास शेयर्स हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार कंपोजिशन स्ट्रक्चर बताता हूँ इस कंपनी में, ठीक है। इस कंपनी में मान लीजिए A B C D 4 लोग हैं। A फॉरेन एंटिटी है, उसके पास बाहर के शेयर्स, मतलब वो तो पूरी फॉरेन एंटिटी है, बाहर की कंपनी है वो, उसके पास शेयर होल्डिंग्स है। दूसरी B एक NRI है, एक इंडिविजुअल है, उसके पास फॉरेन होल्डिंग्स है, उसके पास होल्डिंग्स है। C और D इंडियन बंदे हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके पास भी होल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे C और D के शेयर्स बिल्कुल नहीं लिखे जाएंगे, यहाँ पे B के भी शेयर्स नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। B के शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे लेकिन यहाँ लिखे नहीं जाएंगे। और उसके बाद फिर जो A बचा है सिर्फ उसके शेयर आएंगे, जो फॉरेन एंटिटी है, जो इसके पास बाहर में शेयर्स हैं हमारे पास, उसके शेयर्स यहाँ पे दिखाने होते हैं कि हमारे पास प्रीवियसली पड़े हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ दिखानी है यहाँ पे, ये दिखा दिया आपने। और जो भी आपका कंपनी है उसके जो भी केस है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इसमें भी तब एप्लीकेबल होता जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होता, ठीक है। पहले का भी ट्रांसफ़र होता था, इस कंपनी में पहले कभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, ये पहली बार ट्रांसफ़र होने वाला था, इसलिए फिर ये वाली चीज़ खाली है। अगर पहले इसके कंपनी में ट्रांसफ़र हुआ है, आपकी कंपनी में पहले कभी ट्रांसफ़र हुआ है फॉरेन शेयर होल्डिंग्स का मतलब, तो यहाँ पे वो चीज़ डालनी होगी। 2018 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ डालनी होगी कि आपने करा था, क्योंकि उस टाइम पे आपने पुराने तरीके से करा होगा, तो ये चीज़ यहाँ पे डालनी होगी ताकि RBI को पता रहे, ठीक है। और एक येस करके सबमिट कर दीजिएगा। तो मैंने आपको सारे इंस्टेंसेस बता दिए जो हो सकते हैं एंटिटी यूज़र क्रिएट करते टाइम, ठीक है। कोई भी डाउट होगा इसके लिए तो आप मेरे कमेंट में डालिएगा, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी कंपनी एंटिटी यूज़र में रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है, RBI के पास। फिर अगला स्टेप है, ये तो अभी तो फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। अब अगला स्टेप है, जैसे एंटिटी यूज़र क्रिएट किया, एंटिटी यूज़र क्रिएट में एंटिटी मास्टर बना दिया अपना, ठीक है। अभी जो हमने काम करा उसे एंटिटी मास्टर कहते हैं, ठीक है। उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं है। अब अगला काम है बिज़नेस यूज़र बनाने का, ठीक है। बिज़नेस यूज़र जाएंगे, न्यू यूज़र करेंगे। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें डिटेल्स वैसी आएंगी, यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स वैसी आएंगी, बस 2-3 चीज़ों का फ़र्क होगा वो मैं बताता हूँ। ये इनवी फॉर्म्स जो होता है यहाँ पे नो करना पड़ता है, क्योंकि हमारी पहली बार रजिस्टर्ड हो रही है, हमारी कभी पुरानी फॉर्म की तरह से गई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो उस हिसाब से गया होता तो यहाँ पे ऐसा आता, फर्स्ट नेम ऑथराइज पर्सन का, लास्ट नेम ऑथराइज पर्सन का, यूज़र नेम आपका जो यूज़र नेम कंपनी होने वाला है वो, ईमेल आईडी ऑथराइज पर्सन का या कंपनी का, फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ोन नंबर किसी का भी, मतलब ऑथराइज पर्सन का या कंपनी का, कोई फ़र्क नहीं है, एड्रेस कंपनी का, ठीक है। यहाँ पे नो करने के बाद आपने जो एंटिटी यूज़र में अपना एंटिटी मास्टर क्रिएट करा होगा ना, यहाँ पे वो चूज़ करना होता है, ठीक है। आपको कभी भी वो चूज़ करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है लोडिंग के लिए। यहाँ पे चूज़ करना है, यहाँ पे सिन नंबर डाल के चूज़ करना है, अपनी कंपनी का नाम डाल के चूज़ करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का सिन नंबर डालना इंस्टेंटली हो जाता है, जैसे आपने एंटिटी मास्टर क्रिएट किया इंस्टेंटली यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ठीक है। सिन नंबर डाल के चूज़ करना है, आपने दिखने लग जाएगा, उसको चूज़ कर लेना, तो कंपनी आपकी चूज़ हो गई, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाएंगी। ये IFSC कोड और बैंक नेम चूज़ करना होता है। अब देखो इंडिया में बहुत सारे बैंक है और बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। आपने जिस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा है, ठीक है, वो आपका ऑथराइज डीलर बैंक है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उस बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस RBI से एसोसिएटेड हो, ठीक है, जो आपके AD बैंक बने। तो बहुत रेयर केस होता है कि आपका बैंक एक AD बैंक हो, ठीक है।
ज़्यादातर बैंक में क्या होता है कि जैसे मेरा ICICI बैंक है, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे ICICI चूज़ करूँगा, हाँ ये आ गया। अब ICICI चूज़ किया तो एक ही बैंक है जो मेरे को दिख रहा है, ठीक है। HSBC चूज़ करता हूँ मैं अगर, तो एक ही बैंक है जो मेरा आ रहा है मुंबई में, ठीक है। तो अब भले उसकी ब्रांचेस कितनी भी हों, लेकिन आप यही चूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो अपना भी जो आसपास का जो होता है सबसे, वो चूज़ करना आपको, ठीक है। जैसे HDFC चूज़ करते हैं। HDFC में 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली वाला चूज़ कर लूँगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपका IFSC कोड और उसका IFSC कोड मैच करे, ठीक है। तो आप कोई भी जो आपका नियरेस्ट हो वो चूज़ करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे अथॉरिटी लेटर जाता है, जैसे सेम वहाँ पे अथॉरिटी लेटर जाता है, इसका कंटेंट चेंज होता है, वो भी यहाँ आपको पोर्टल से ही मिल जाएगा, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वो भी मिल जाएगा। बिजनेस यूजर का ऑथराइजेशन लेटर अलग होता है। क्लैरिफिकेशन लेटर, अगर आपकी 2018 से पहले ही कंपनी है तो क्लैरिफिकेशन लेटर डालना पड़ेगा, वो उसका फॉर्मेट सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस यूज़र ऑथराइजेशन का मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। इसमें कंटेंट थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये अपने आप कि यहाँ पे कौन सा एड्रेस आएगा RBI का, ठीक है। डेट अपने हिसाब से लेटर हेड पे होना चाहिए। यहाँ पे ये सब चीज़ें सेम है, बस इसके अंदर बिजनेस यूजर चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने बैंक का नंबर और बैंक नेम डालना होता है कि कौन सा बैंक आपका एसोसिएटेड है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज़, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन में आपको स्टैम्प भी डालना होगा, ठीक है। कंपनी का जो स्टैम्प होता है वो स्टैम्प यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। इसकी वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म्स। ये भी डाल दिया हमने, और क्लैरिफिकेशन लेटर डाल दिया। क्लैरिफिकेशन लेटर में भी अपना कंपनी का स्टैम्प डाल दीजिएगा, ठीक है। बाई चांस है कभी वो बोलें इस बारे में, कभी ना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको कंफर्म नहीं कर सकता मैं कुछ, तो आप सेफ साइड के लिए डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका बिजनेस यूजर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2-3 दिन के अंदर उसका भी रिप्लाई आएगा। उसमें आपका अगर रिजेक्शन होगा तो वो रीज़न बता देंगे क्यों रिजेक्ट करा है, और अगर अप्रूव कर दिया होगा तो वो आपको एक यूज़र ID और 1 टाइम पासवर्ड दे देंगे। 1 टाइम पासवर्ड आपको डालना होगा, फिर पासवर्ड चेंज करना होगा, नया पासवर्ड डालना होगा, आपका यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट हो गया। तो अपन ने 2 स्टेप कर लिए, बिजनेस यूजर क्रिएट कर लिया, एंटिटी यूजर क्रिएट कर लिया। अब अगला स्टेप है सीधा फॉर्म फाइलिंग, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में फॉर्म फाइलिंग के बारे में बताने वाला था, सिर्फ FCCPR के बारे में, तो वो बताता हूँ। तो 2 यूज़र ID क्रिएट हो चुकी हैं, अब चलते हैं फॉर्म फाइलिंग पे।